तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में इपो माकराउची रिंग की टेंशन को फील करने के बाद अपने मन में सोचने लगता है, वाह, सैंडो किनारे से ये पूरा का पूरा ग्राउंड गुजरा है। मैं भी खुद को यहाँ पे खड़े होते हुए देखना चाहूंगा, लोगों को अपना नाम पुकारते हुए सुनना चाहूंगा, खुद को तबाही मचाते हुए महसूस करना चाहूंगा। बाय द वे, मेरी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, तो शायद से तुम लोग मेरी आवाज में और चेंजेस को पा सकते हो। खैर यार, हम देख पाते हैं ईपो के चेहरे पे एक बेचैनी से होती है, कोई ना कोई चीज उसे अंदर ही अंदर से परेशान कर रही होती है। ईपो को अब यहाँ पे रियलाइज होने लगता है कि काफी वक्त हो चुका है। हाँ, ईपो सोचने लगता है कि उसे काफी वक्त हो चुका है कि वो जैसे कि रिंग में कभी गया ही ना हो। उसे लगने लगता है कि अब से जैसे कि उसके राइवल्स अब उससे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुके हैं। ईपो धीरे धीरे करके उन्हें खुद से आगे निकलता हुआ पाता है। वो पाता है कि वो से काफी ज्यादा धीरे धीरे करके आगे निकल चुके हैं, और तभी कहीं जाके ईपो को रियलाइज होता है कि हाँ यार, ये बॉक्सिंग की दुनिया है मेरे बेटे। बॉक्सिंग का हर बंदा या फिर बॉक्सिंग की फील्ड से जुड़ा एक एक शख्स हर लम्हे ब लम्हे अपने गोल्स को फॉलो करता है। वो इसके लिए अपने जिस्म में जुनून और जज्बे को महसूस कर पाता है, और इसको सच करने के लिए वो अपने जी जान लगा डालते हैं, सब उस वाहिद ड्रीम को अचीव करने के लिए। वो होता है चैंपियन खिलाना, वो होता है द वर्ल्ड बेस्ट खिलाना, और सिर्फ अपने एक ही वाहिद सपने के लिए काफी सारे बॉक्सर्स कोमा में चले जाते हैं, या फिर बस से बदतर अपनी जान को खो बैठते हैं मेरे भाई लोगों। ईपो जो कि बॉक्सिंग फील्ड से जुड़ रखा है, वो एक लम्हे के लिए काफी ज्यादा डिमोटिवेट था, मगर रिंग में कदम रखने के बाद उसकी तबीयत दुरुस्त हो जाती है। उसे अपने जुनून और जज्बा याद आने लगता है, उसे अपना एक एक मकसद याद आने लगता है कि वो बॉक्सिंग रिंग में क्यों आ रहा है, वो क्यों लड़ रहा है। ईपो को एक बात तो समझ में आ चुकी है कि उसे जिम से कामुगावा ने 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर रखा है, मगर ईपो यूं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, उसे कम बैक की जरूरत है। ये रिंग ईपो का खेल का मैदान है, जिसमें वो अपना पसीना बहाता है, अपनी मेहनत का पसीना। ईपो सोचने लगता है कि वो वापस आएगा, वो लौट के वापस जरूर आएगा, लेकिन इससे पहले उसे एक हथियार चाहिए, एक ऐसा हथियार जिसे दांते जैसा पर्सन भी ना हरा सके। ईपो सोच रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा आसमान को घूर रहा हूँ, मेरे अपोनेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरे राइवल्स ताकतवर हो रहे हैं, मुझे दांते से हारे हुए लगभग 3 महीने हो रहे हैं, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ, मेरे अपोनेंट्स मेरे राइवल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जबकि मैं कसम खाता हूँ, माँ कसम, कि मैं फेदरवेट चैंपियन को पा के ही रहूंगा। और ये मेरा बॉक्सिंग फील्ड से जुड़ा पहला मेरा सबसे बड़ा गोल होगा। सैंडो मेरे भाई, अपनी बेल्ट पे अपने हाथ चिपका के रखना जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंच नहीं जाता। मैं जानता हूँ अब तक तुम मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। दूसरे सीन में हम ईपो माकानाउची को कामुगावा जिम में देखते हैं, वो पंचिंग बैग की माँ बहन को एक करने में लगा होता है। उधर ही चीफ कामुगावा आके उसे फूजी का फोन देता है। ईपो सुनता है और फूजी बोलता है, ईपो माकानाउची, तुम्हें रिंग में देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। तुम्हारे वो हाथ जो कि किसी में भी जाते थे तो वो उसका बुरा हाल कर देते थे। तो बताओ ईपो, नहीं मैंने पूछा, बताओ ईपो, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हारे उन्हीं 2 हारे हुए बंदों में से सेंडो नाम का बंदा चैंपियनशिप बेल्ट को पकड़ के बैठ गया तुमसे पहले। खैर छोड़ो उसे, जितनी बेदर्दी से मैं ये जानना चाहता हूँ उतनी ही बेदर्दी से मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। ये खबर इस वक्त पूरे न्यूज में घूम रही है, ये अलेक्जेंडर वॉक से जुड़ी है। अलेक्जेंडर वॉक के मैनेजर ने उसके हारने के बाद सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे खत्म कर दिया है, उसे जल्दी शाम को रशिया वापस भेजा जा रहा है। फूजी वैसे ये जिक्र तो नहीं करता, लेकिन वो ईपो को यही समझाना चाह रहा है कि यह बॉक्सिंग रिंग की सच्चाई कि ईपो तुमने तो उसे हराया ही सही, लेकिन जहाँ तक सैंडो की बात है, सैंडो से वो जीतने वाला था, लेकिन जानबूझ के जजेस ने उसे हरा दिया। ये बॉक्सिंग रिंग की एक कड़वी सच्चाई है कि अगर तुम 2 मैचेस लगातार हारो तो तुम्हारा करियर इंतहाई ज्यादा खतरे में है। शायद से उसके चीफ को उसकी अभी भी जरूरत है, लेकिन उसके मैनेजर ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, वो वापस रशिया जा रहा है। ईपो, जापान ने रशिया के टैलेंट को तोड़ दिया, वो एक रशिया का प्योर टैलेंट था, वो हमारे सैंडो से भी ज्यादा पावरफुल था। ये सब सुन के ईपो की आंखों में हम साफ दुख देख पाते हैं वॉक के लिए कि जापान ने उसे तोड़ के रख दिया। चीफ कामुगावा भी ईपो को बताने लगता है, ये होता है अगर तुम किसी दूसरे के मुल्क में लड़ो
ये काफी मुश्किल है कि अलेक्जेंडर वॉग ने एक जापान के जिम में इतना हाई रैंक बनाया। इससे मालूम पड़ता है कि वो कितना बड़ा टैलेंट था। और जैसे कि मैं आप सबको पिछली एपिसोड में भी बता चुका हूँ कि अलेक्जेंडर वॉग ईपो से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि वो ईपो से कैसे हारा, तो पिछली एपिसोड में मैंने इसका जिक्र भी किया है कि ईपो से वो कैसे हारा। ये बात ईपो समेत चीफ कामुगावा समेत हर जापान के जजेस को मालूम था कि चैंपियन फेदरवेट का किसको होना चाहिए था। चीफ कामुगावा ईपो को यही समझाता है कि अलेक्जेंडर वॉग अगर किसी तरीके से फैंस के दिलों को जीत लेता तो फिर जजेस चाह के भी उसके खिलाफ गलत फैसला ना ले पाते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा। ईपो सवाल उठाते हैं, पर कैसे? अलेक्जेंडर वॉग तो एक इंतहाई प्योर टैलेंट है। अगर लोग उसे तबाही मचाता हुआ देखना ही नहीं चाहते बॉक्सिंग की फील्ड में, तो फैंस देखने क्या आते हैं। हमें यहाँ पे अलेक्जेंडर वॉग के बारे में दिखाया जा रहा है, वो काफी ज्यादा दुखी होता है। हम फिर से बैकग्राउंड में चीफ कामुगावा की आवाज को सुन पाते हैं। वो ईपो को यही समझाता है कि ईपो वो अपनी मार्केट वैल्यू खो चुका है 2 बार लगातार हारने की वजह से। मुझे मालूम है ये चीज वो तुमसे पहले मुझसे पहले एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो तो इसके ऊपर ही आके गुजरने वाली थी। ईपो भी सोचने लगता है, मैं ये क्या बक रहा हूँ, मैं किसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मन को भी मालूम था कि ये सच्चाई तो आ गुजरने वाली है। ईपो को वो पल अब सताने लगता है जहाँ पे अलेक्जेंडर वॉग जजेस के फैसलों की वजह से जूही हारा होता है। उसने अपनी आंखें तभी बॉक्सिंग रिंग से फेर ली थी, आंखें बंद कर दी थी, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था, बल्कि उसे तभी मालूम पड़ गया था जब जजेस ने फैसला भी नहीं लिया था कि वो हार चुका है। हाँ, अलेक्जेंडर वॉग को तभी मालूम पड़ गया था जब ये फैसला जजेस के हाथ में गया था कि उसका करियर खत्म हो गया। ईपो को साथ ही साथ ये भी याद आने लगता है कि अलेक्जेंडर वॉग आम मामूली पंचेस के दर्द को भी नहीं सह पाता। ईपो को याद होता है कि अलेक्जेंडर वॉग ने मेरे खिलाफ लड़ते हुए मुझे काफी मारा था, जबकि मैंने बदले में उसे कम पंचेस मारे थे, वो जल्दी नॉकडाउन हो गया था। तो इसका एक ही मतलब है, अलेक्जेंडर वॉग बड़ी पंचेस का दर्द को नहीं सह पाता, लेकिन उसने सैंडो के इतने बड़ी पंचेस को झेला। ये इस बात का सबूत है कि वो अपनी माँ बिचारी के लिए लड़ रहा था। उसे मालूम था कि अगर वो बॉक्सिंग के रिंग में गिर गया तो वो अकेला नहीं गिरेगा। उसे मालूम था कि अगर वो बॉक्सिंग रिंग के मैट में गिरेगा तो दूसरी तरफ उसकी माँ कब्र में गिरेगी, जिस वजह से वो खड़ा होता गया, सजा को झेलता गया। लेकिन किसके लिए? बदकिस्मती से आखिर में उसने पाया भी कुछ नहीं। ताकामुरा उसे बताता है कि अभी शाम होने में कुछ वक्त है, तुम मुझसे मिल सकते हो। अगर तुम तेज टैक्सी पकड़ो तो तुम सीधा नारिता एयरपोर्ट में पहुंचोगे। मुझे पता है कि तुमने 3 महीनों से बॉक्सिंग नहीं लड़ी, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, ये लो टैक्सी का किराया। ईपो के चले जाने के बाद किमुरा कहता है, अरे वाह ताकामुरा, तुम्हारा दिल काफी ज्यादा नरम होता जा रहा है। तो ताकामुरा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, ये इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। तो पीछे से आओकी की नजर उसके वॉलेट पे पड़ती है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले, ये तो मेरा वॉलेट है। ये दोनों आपस में इसी बात पे लड़ पड़ते हैं। तो ताकामुरा उसे कहता है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा वो सिर्फ मेरा ही है। दूसरे सीन में हम ईपो को एयरपोर्ट में देखते हैं। ईपो सोचने लगता है, डैम इट, मैं कभी एयरपोर्ट में आया ही नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि बंदों से कैसे मिलते हैं एयरपोर्ट में, वेटिंग एरिया कौन सा है। तो वो यही चीज रिसेप्शनिस्ट से पूछने का ट्राई करता है, लेकिन पास में ही उसकी नजर अलेक्जेंडर वॉग पे पड़ती है। ईपो बढ़ती हुई सांसों के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ा के जाता है। ईपो अब अपना मुंह खोल के उससे कहता है, सैंडो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, मुझे दुख हुआ कि ये इतनी जल्दी हो गया ये सब कुछ। मैं जानता हूँ जापान ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है, तुम्हें तोड़ दिया। वॉग आगे से कहता है, अब इन सब बातों का क्या ही फायदा, जो होना था वो तो हो गया। ईपो चिल्लाते हुए गुस्से से दर्द के मारे कहता है, ये सच्चाई नहीं है, तुम जानते हो। मैं जानता हूँ कि तुम जब मेरे खिलाफ भी लड़ रहे थे, शुरू में तुम मेरी दोस्ती की वजह से मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाह रहे थे, और यही चीज तुम्हें हार की तरफ ले गया, वरना तुम जैसे को हराना मेरी बस की बात नहीं है। तुम्हारी वो वाइट फैन टेक्निक, जब तुम उससे चिल्लाते हो तो तुमसे माहिर कोई शख्स नहीं है उसमें। ईपो, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें मालूम है, मैं इस कंट्री में अपने साथ बड़े बड़े ख्वाबों को लाया था। हाँ, बहुत बड़े बड़े ख्वाब जो कि एक लम्हे में ही टूट गए। लेकिन मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं खाली हाथ लौट के वापस जा रहा हूँ। मैंने तुमसे सीखा है बॉक्सिंग को एंजॉय करना, जो कि एक वक्त में मैं बॉक्सिंग से नफरत करता था। जापान में बॉक्सिंग रिंग को लेके मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा भी रहा और काफी बुरा भी। रशिया पहुंच के मैं तुम्हें अपनी महफिलों में याद रखूंगा,
और अपने जूनियर्स को सिखाऊंगा जो तुमने मुझे सिखाया। मैं गला फाड़ फाड़ के सबको बताऊंगा कि मैंने जापान के फेदरवेट क्लास के सबसे खतरनाक फाइटर से लड़ा। उसका नाम ईपो था। हाँ, उसका नाम ईपो माकनाउजी था। तो मैं चाहता हूँ ईपो कि तुम ही चैंपियन खिलाओ। मैं यहाँ पे सब जापान का चैंपियन की बात नहीं कर रहा, बल्कि वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। अब पीछे से वोग का चीफ भी उससे बुलाने लगता है कि हमारे रशिया जाने का वक्त हो चुका है। जाते जाते अलेक्जेंडर वोग ईपो को अपने ग्लव्स भी पकड़ा देता है। वो कहता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही, इसका ख्याल रखना ईपो। ईपो, मेरे जाने का वक्त हो चुका है। मुझे ज्यादा जापानीज तो नहीं आती, लेकिन ये मेरे आखिरी अल्फाज है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा दुख भरे अंदाज से कहता है, अरिगातो ईपो माकनाउजी। सोचते सायोनारा, दिलों की गहराइयों से तुम्हारा शुक्रिया और खुदा हाफिज। ये दुख भरे अंदाज से कहते हुए वो अपने सफर पे जारी हो जाता है। ईपो उसकी पीठ को बस काफी दुखी से देखता रह जाता। ईपो की आंखों से बहते हुए आंसू अब अलेक्जेंडर वोग के ग्लास पे गिरने लगते हैं, जो कि ईपो माकनाउजी ने अपने हाथों में थमा के रखे होते हैं। इसके बाद ईपो माकनाउजी रूफटॉप पे आके उसके जहाज को बस उड़ान भरते हुए देखता रह जाता, अपने मन में ये सोचते हुए। ईपो को अब वो सारे पल याद आने लगते हैं जो किसने वॉग के साथ बताए होते हैं। ईपो अपने मन में सोचने लगता है, अलेक्जेंडर वॉग, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भी याद रखूंगा कि तुम क्या शातिर बॉक्सर होते थे। तो हाँ यार, मेरे लिए नहीं, लेकिन अलेक्जेंडर वॉग के लिए एक बार ये कमेंट में जरूर लिखना, रिस्पेक्ट फॉर अलेक्जेंडर वॉग। अब हमें कहानी कुछ दिनों के बाद बॉक्सिंग रिंग में मियाटा पे जाती है। मियाटा जापान में दोबारा से कमबैक मैच कर रहा होता है। ईपो सोचने लगता है, जब मियाटा जापान वापस लौट के आया था तो उसके रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो तुम ये कह सकते हो सारे लोगों की मियाटा से काफी बड़ी उम्मीद है। और ईपो तो मियाटा का फुटवर्क, उसकी पावर, उसकी स्पीड देख के इस कदर परेशान हो जाता है कि ईपो सोचने लगता है कि क्या ये शख्स वाकई में मेरा ही राइवल होता था। ये तो इंतहाई ज्यादा पावरफुल है। ना कि सिर्फ ईपो, बल्कि हम ऑडियंस के चेहरे पे भी अब एक परेशानी सी देख पाते हैं मेरे भाई लोगों। ऑडियंस सोच रही होती है मियाटा का अपोनेंट ली एक कदम आगे बढ़ाता है, जबकि मियाटा उससे एक कदम पीछे होता है। मगर इसके बावजूद भी पता नहीं कैसे, लेकिन ली हर बारी पे जख्मी होता जा रहा है। ली लोगों की उतनी ही बड़ी उम्मीदें थी जितनी की लोगों की मियाटा से है। यहाँ तक ली के बारे में भी ये भी एक्सपेक्टेड था कि वो चैंपियन भी बन सकता है, लेकिन मियाटा के सामने वो इतना बुरे तरीके से घायल होता जा रहा है कि जैसे कि मियाटा उससे कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे है। इसी वजह से तो ईपो की भी वहीं पे गीली हो रही है, क्योंकि ली ईपो जैसा ही स्ट्रॉन्ग होता है। हम दोनों की रिंग में खड़े चेहरे को देख पाते हैं, जहाँ पे ली को काफी ज्यादा बेचैनी सी हो रही होती है। वहीं पे दूसरी तरफ मियाटा, जो कि पूरी तरीके से काम और शांत होता है। मियाटा की स्पीड इस वक्त बिजली से कड़क रही थी। उसे पंच मारना तो दूर की बात, उसे छूना ही नामुमकिन था। वो हवा के घोड़े पे सवार हवा में ही तैर रहा था। वो जैसे कि लड़ रहा कम, बल्कि नाच रहा ज्यादा। वो खूबसूरत था और लाजवाब भी। वो इतनी तेजी से इधर उधर मूव कर रहा था कि यहाँ तक रिंग में उसकी आफ्टर इमेजेस भी दिखने लगी थी। ली आखिरकार तंग आके अपना जिस्म ही मियाटा में दम देता है और फिर इसी तरह मियाटो को पीछे धकेलते धकेलते रस्सियों में ले आता है। इससे मालूम पड़ता है कि ली काफी ज्यादा एक्सपीरियंसफुल बॉक्सर है। ऐसी टेंशन रिंग में तुरंत से फैसला लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मगर यहाँ पे हम देख पाते हैं ली अपने एक्सपीरियंस की वजह से मियाटा के खिलाफ काफी अच्छे फैसले ले पा रहा होता है। मगर जरूरी सवाल तो ये है, क्या वो मियाटा के खिलाफ काम भी करेगा? हम देख पाते हैं फिलहाल ली ने मियाटा को कोने में गुस्से रखा होता है, उस पे पंचेस की बारिश कर डालता है मेरे भाई लोगों। और यकीन करो उसके एक एक पंचेस के पीछे काफी बड़ी ताकत छुपी पड़ी है। मगर हम देख पाते हैं मियाटा इस कोने में भी अच्छे तरीके से अपना डिफेंड कर पाता है और इसी बीच में उसका एक खतरनाक किस्म का पंच सीधा जाके ली के एप्स के वीक वाले पॉइंट पे लगता है, जिससे ली दर्द से तड़पते हुए सभी आंखों के सामने नॉकडाउन हो जाता है। ईपो फूजी परेशानी से देखते रह जाते हैं। ली कुछ देर दर्द से तड़पता रहता है और इसी तरह 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं। मियाटा को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जिस खूबसूरती से मियाटा ये वाला मैच जीता होता है, यहाँ तक मियाटा को भी मालूम होता है कि उसका पल्ला काफी ज्यादा भारी है और इसकी किस्मत चमक उठी है। ईपो कल लौट के जा रहा होता है काफी बेचैनी से कि वो सिर्फ देखने आया था क्या कर रहा है वो अपनी जिंदगी के साथ। कि इसी तरह उसका सामना दाते एजी से होता है। दाते यहाँ पे मियाटा की दाद देते हुए कहता है, वाकई में मैंने इसे गजब का कमबैक मैच नहीं देखा। तुमने भी अपनी आंखों से देखा ना ईपो,
मियाटा ने ली जैसे पावरफुल बॉक्सर को कितनी आसानी से दो डाला। ईपो भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ, सेंडो का मैच पहले मैंने देखा, वो भी गजब का था, लेकिन मियाटा का मैच उससे कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल का था। मियाटा के मैच को देख के जैसे कि कसम से गूज बम्स फील हुए हो। इसी बीच दाते कहता है, खैर जो भी, मैं वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए लड़ने को जा रहा हूँ और आज सबसे पहले मेरा पहला मैच है एक अमेरिकन फाइटर से जिसका रैंक 5th है। मेरे करियर का दोबारा से वर्ल्ड वाइड मैच आ रहा है जो कि अगस्त में है। ईपो हिरांगी से बोलता है, अरे वाह, आपने अभी अभी WBA में कदम ही रखा है और आपका 5th रैंक बॉक्सर से मैच भी है। तो इस पर दाती कहता है, तुमने ठीक सुना ईपो, अगर मैं जीत गया तो फिर वर्ल्ड टाइटल को यहाँ से पाना मेरे लिए ज्यादा दूर नहीं होगा। वैसे तुम्हारा बॉक्सिंग की दुनिया में क्या चल रहा है ईपो? तो ईपो बताता है कि चीफ ने मुझे बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने की तो इजाजत दे दिया है, लेकिन मैं अभी भी लड़ने के काबिल नहीं हूँ। ये सुन के दाते उससे वार्न भी करता है, ईपो बच्चे तू बैठा तो हुआ है, लेकिन तेरे सारे राइवल्स काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यू हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो यहाँ तक तुम्हारे फैंस भी तुम्हें भूल जाएंगे। ईपो इस पर थोड़ी देर सोचता है। अब अगले दिन हमें जिम का दोबारा से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईपो जूजू जिम पहुंचता ही है। तो किमुरा ओगी उससे बताते हैं, ईपो वक्त आ गया है कि हमारा कमबैक हो। ईपो ये सुन के काफी ज्यादा खुश होता है, वो इसलिए क्योंकि उसकी परेशानी की घड़ियां यहाँ पे खत्म होने को जा रही है। और अब ये उसके लिए काफी अच्छी न्यूज थी कि किमुरा, ओगी और ईपो तीनों का कमबैक एक साथ होने को जा रहा है।